हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूं वो बेस्ड है कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस कैलिब्रेशंस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो कूलिंग टावर किसी भी इंडस्ट्री का होता है वो एक हार्ट की तरह होता है। हार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें मैं हार्ट इसको क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वे किसी भी प्रोडक्टिविटी जो प्लांट की रहती है वो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इम्पैक्ट डालता है। और बहुत से ऐसे कई पैरामीटर्स रहते हैं जैसे रेंज, अप्रोच, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशंस एंड ब्लो डाउन एंड मेकअप वाटर, इनकी क्वालिटी और इनकी कैलकुलेशंस के बारे में, जो कि इसकी एफिशिएंसी को घटा या बढ़ा देते हैं और वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं हमारे प्लांट की प्रोडक्टिविटी से। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ टेक्निकल मंत्रा में, इसके बारे में आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। दोस्तों, इसी सीरीज में हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने एक सिंबॉलिक कूलिंग टावर का दिखाया हुआ है। इसमें नॉर्मली हीट एक्सचेंज रहता है, ये भी एक टाइप का हीट एक्सचेंजर ही है जो कि पानी का एयर से हीट एक्सचेंज रहता है। फिर इवेपोरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमको कैलकुलेशंस लेना है। तो हमने एक सिंबॉलिक दिखाया हुआ है जिसमें हमारा कूलिंग वाटर इनलेट हो रहा है ऊपर से और कूलिंग वाटर आउट हो रहा है बॉटम से। एयर इनलेट हो रहा है नीचे से और एयर आउटलेट, यहाँ आईडी फैंस लगे रहते हैं, फॉलिंग फिल्म एलिमिनेटर भी रहते हैं, तो एयर आउट हो जाता है ऊपर से। तो एक हमने काउंटर फ्लो दिखाया हुआ है जिसमें कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर लिया हुआ है 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ये कूलिंग टावर के रेस्पेक्ट में है। कूलिंग वाटर आउटलेट टेम्परेचर वो लिया हुआ है मैंने 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे कि मैंने टर्मिनोलॉजी की बात की है, रेंज की डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। वो है कूलिंग टावर वाटर इनलेट टेम्परेचर, जिसको कह रहे हैं हम हॉट वाटर टेम्परेचर, माइनस कूलिंग टावर वाटर आउटलेट टेम्परेचर, जिसको कि हम बोल रहे हैं कूलिंग वाटर टेम्परेचर। तो ये कितना कितना हो गया, ये हो गया 28 माइनस 22, दैट इज 6 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों, जब भी हम कूलिंग टावर की बात करते हैं तो जैसे कुछ डिजाइन पैरामीटर्स रहते हैं, उसकी कंडीशंस को देखते हुए कितनी हीट ड्यूटी है, हम एक डिजाइन रहता है, उसकी हाइट उसके अकॉर्डिंग रहती है, कितने नंबर ऑफ आईडी फैंस होने चाहिए, वो एक डिजाइन का पार्ट रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो रेंज है ये वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। अगर ये रेंज बहुत ही एक ऑप्टिमम रेंज में चल रहा है तब तो ठीक है हमारा कूलिंग टावर की एफिशिएंसी। अगर उससे डिजाइन से ज्यादा चल रही तो दैट मीन समझो कि इसमें हमारा जो है वेदरिंग कंडीशंस जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है या हमारा कूलिंग टावर इफेक्टिव रन नहीं हो रहा है, किसी वजह से कूलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। तो रेंज का बहुत ज्यादा बढ़ना भी ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा कम होना भी ठीक नहीं है, एक ऑप्टिमम रेंज में ये चलना चाहिए। दूसरा मैंने लिया है अप्रोच। अप्रोच क्या है, कूलिंग टावर आउटलेट वाटर टेम्परेचर, जिसको कह रहे हैं कूलिंग वाटर टेम्परेचर, माइनस एम्बिएंट वेट वर्ल्ड टेम्परेचर। अब ये हमारा जो है कूलिंग वाटर टेम्परेचर इनलेट का कितना है हमारा 28 और आउटलेट कितना है 22, और मैंने यहाँ पर बात किसकी की है, आउटलेट टेम्परेचर की। तो आउटलेट हो गया 22 माइनस एयर का इनलेट टेम्परेचर कितना है 19, तो ये आ गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अप्रोच, जब भी हम कोई कूलिंग टावर को डिजाइन करते हैं तो अप्रोच जितना हम कम रखें उतना बेहतर है। अप्रोच जितना कम होगा उतना ही हमारा लेकिन कॉस्ट बढ़ जाता है, उतने नंबर ऑफ आईडी फैन हमारे ज्यादा हो जाते हैं, उतनी हाइट ज्यादा रखनी पड़ती है, एरिया ज्यादा रखना पड़ता है। तो ये डिजाइन कंडीशन का पार्ट हो गया, वो डिपेंड करता है हमारे प्लांट की हीट ड्यूटी कितनी है। तो अब आती है बात अप्रोच के बेसिस पे हमारा कूलिंग टावर अगर डिजाइन होता है तो यहाँ पर हमने लिया है वेट वर्ल्ड टेम्परेचर ऑफ एन एंटरिंग एयर। मैक्सिमम कूलिंग हम कहाँ तक कर सकते हैं, मैक्सिमम कूलिंग हम कर सकते हैं वेट वर्ल्ड टेम्परेचर ऑफ एन एंटरिंग एयर। ये हमारी जो है मैक्सिमम कूलिंग के एक डिसाइडिंग पैरामीटर रहता है थ्योरेटिकली। नेक्स्ट पॉइंट लिया है कूलिंग टावर की एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस। अगर हम कूलिंग टावर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके जो पैरामीटर जो हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं, रेंज और अप्रोच, उस बेसिस पर आती है। जैसे कि हमने बात की है एफिशिएंसी जो है, इसकी इफेक्टिवनेस जो है रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच। तो रेंज हमारा कितना आया था 6 डिग्री, अप्रोच कितना आया था 3 डिग्री, तो 6 अपॉन 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 67%। तो रेंज और अप्रोच के पैरामीटर से हम जो है अपने कूलिंग टावर की इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बात आती है भाई, हमको चूंकि इसमें इवेपोरेशन लॉसेस भी होते हैं, ब्लो डाउन लॉसेस भी होते हैं, ड्रिफ्ट लॉस भी होते हैं, तो हमारी मेकअप वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेकअप वाटर का मैंने कैलकुलेशन लिया 4 पॉइंट में। तो मेकअप वाटर इक्वल टू वही लिखा है EL, मतलब इवेपोरेशन लॉस प्लस ब्लो डाउन लॉस प्लस ड्रिफ्ट लॉस। जब कोई भी हमारा कूलिंग टावर रहता है उसका एक डिजाइन फ्लो रहता है सर्कुलेशन का, तो उस डिजाइन फ्लो का जो रफ एक एस्टिमेशन रहता है उसका 2% वो इवेपोरेशन लॉस होता है अप्रॉक्स। ब्लो डाउन लॉस कितना होता है उस डिजाइन फ्लो का 0.5% हमारा ब्लो डाउन लॉस रहता है
और ड्रिफ्ट लॉस जो है 0.02% ऑफ डिजाइन फ्लो। एक रफ एस्टिमेशन है, अगर कोई जनरली आपसे इंटरव्यूज में पूछता है। अब आती बात इसकी कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशंस क्या रहता है, इवेपोरेशन लॉस इक्वल टू 0.00085 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 मल्टीप्लाइड बाई सर्कुलेशन रेट मल्टीप्लाइड बाई रेंज। ये तो हो गया इसका कैलकुलेशन करने का फार्मूला, किसका, इवेपोरेशन लॉस का, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब बात आती भैया इसमें 0.00085 क्या है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ, ये एक इवेपोरेशन कांस्टेंट है जो कि फंक्शन ऑफ क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। अब आता है इसमें 1.8 क्या है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, थियोरेटिकली 1.8 मीटर क्यूब पर आवर इवेपोरेशन लॉस फॉर एवरी 10 लाख किलो कैलोरी हीट रिजेक्टेड इन कूलिंग टावर। ये थियोरेटिकली एक फॉर्मूला है, उस बेसिस पर ये 1.8 लिया गया है। सर्कुलेशन रेट आपका डिजाइन का पार्ट हो गया, रेंज आपका दिखाई दिया है, उस बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। इवेपोरेशन लॉस इक्वल टू 0.00085 मल्टीप्लाइड बाई 1.8। अगर हमारा ऑपरेटिंग कंडीशन में अगर फ्लो रेट 20,500 मीटर क्यूब चल रहा है, वो हमने ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई रेंज, रेंज हमारा 6 है, तो हमारा आ जाता है 188 मीटर क्यूब पर आवर। अब इसका एक फैक्टर और भी है, शॉर्टकट मेथड इसको भी बोलते हैं इवेपोरेशन लॉस कैलकुलेट करने का। वो क्या है, इवेपोरेशन लॉस इक्वल टू सर्कुलेशन रेट इनटू रेंज डिवाइड बाय 675। अब भैया फिर बात आ गई, ये 675 कहां से फैक्टर आ गया, तो मैंने आगे लिखा हुआ है फैक्टर कम्स फ्रॉम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसमें कि हम जानते हैं कि भाई इसका जो रहता है नॉर्मली वाटर का, तो हमारा रहता है 540। अब इसमें हम कंसीडर करते हैं जो 80% लॉसेस है वो ड्यू टू इन्वायरमेंट के कारण होते हैं, तो वही हमने 540 होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइड बाई 0.8, तो आ गया 675। तो वहां से ये फैक्टर हमारा आया है 675 का। तो हमारा सर्कुलेशन रेट कितना था, 20,500 मल्टीप्लाइड बाई रेंज, रेंज हो गया 6 डिवाइड बाई 675, तो आ गया इसका अप्रोक्स 182 मीटर क्यूब पर आवर। ये शॉर्टकट मेथड है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-6 मीटर क्यूब का डिफरेंस है। ये ऊपर वाला फार्मूला एप्रोप्रिएट वैल्यू देगा, ये अप्रोक्स वैल्यू देगा। कई इंडस्ट्री में ये यूज करते हैं, कई इंडस्ट्री में ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, तो इससे हमारा इवेपोरेशन लॉस कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट वन है ब्लो डाउन लॉसेस। ब्लो डाउन लॉसेस क्या रहता है, इवेपोरेशन लॉसेस डिवाइड बाई साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन, जिसको सीओसी बोल रहे हैं, -1। तो सीओसी के बारे में आगे बताएंगे आपको। दैट इज इक्वल टू, जैसे कि इवेपोरेशन लॉस हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 188 डिवाइड बाई साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन अभी मान लीजिए 5 है, 5 - 1, तो ये डिवाइड होके आ गया 47 मीटर क्यूब पर आवर। तो हमारा टोटल मेकअप वाटर रिक्वायरमेंट क्या हो गया, 188 हो गया इवेपोरेशन लॉस, प्लस ब्लो डाउन लॉस 47, और प्लस सर्कुलेशन रेट का 0.02% निकालेंगे, वो भी ऐड कर देंगे। टोटल हमारा मेकअप वाटर रिक्वायरमेंट आ जाएगा कि हमको कूलिंग टावर में कितना पानी की जरूरत है, जो भी लॉसेस हो रहे हैं उनको कवर करने के लिए। अब होता क्या, हम जितना दोस्तों मिनिमाइज करेंगे किसको, ब्लो डाउन को, तो हमें फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज केमिकल रिड्यूस होगा। जो भी हम उसमें केमिकल डोज कर रहे हैं उसका वेस्टेज कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। सीओसी साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, डिसॉल्व सॉलिड्स जो है हमारे धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। थर्ड, कूलिंग टावर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जब हमारे अदर पैरामीटर्स इंप्रूव हो जाएंगे तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारा साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो क्या रहता है, अब मैं उसको अभी आपको आगे बताने वाला हूँ साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में। तो साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन दोस्तों क्या रहता है, ये एक डायमेंशनलेस नंबर होता है जिसको मैं बोल रहा हूं सीओसी। ये हमारा कोई भी आप पैरामीटर ले लीजिए, जैसे कि हमने ले लिया मैग्नीशियम हार्डनेस इन कूलिंग वाटर जो कि सर्कुलेट कर रहा है, डिवाइड बाई मैग्नीशियम हार्डनेस इन मेकअप वाटर। ये एक जनरल फार्मूला रहता है, इसमें एक कैल्शियम की हार्डनेस भी हो सकती है, कंडक्टिविटी भी हो सकती है, सिलिका भी हो सकती है। मेन होता है कि भाई हमारा जो है सर्कुलेशन वाटर डिवाइड बाई मेकअप वाटर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, इसकी जो वैल्यू रहती है सीओसी की, ये हमारी 3.0 से 7.0 के बीच में होती है। जब अगर हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है तो उसकी हम बात कर रहे हैं। जब पावर प्लांट वगैरह होते हैं उसमें ये वैल्यू ज्यादा भी होती है सीओसी की। अब बात आती है कि भाई ये सीओसी अगर हमारा लेस देन 3 हो जाए, अगर ये वैल्यू हमारी सीओसी की
लेस देन अगर 3 चल रही है तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि हमारा भाई ब्लो डाउन ज्यादा हो रहा है, केमिकल लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो हमारी ये वैल्यू अगर इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी वैल्यू ये 7.0 से ज्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब स्केल फॉर्मेशन ज्यादा हो रहे हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ रही है। तो इसलिए ये ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। इसकी एक रेंज है, ये 3 से 7 के बीच में होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये 5 यहाँ पर लिया हुआ था ऑप्टिमम रेंज में। तो ये तो हमारा हो गया साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट टर्म मैंने एक बात किया है, जैसे कि जनरल हम कूलिंग टावर की बात करते हैं, उसमें हम करते क्या हैं, जैसे कि हमने लगाया कूलिंग टावर, इसमें एक तरफ हम क्या करते हैं, मेकअप वाटर देते हैं, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, इसमें केमिकल डोजिंग कर रहे हैं, और यहां पर क्या दे रहे हैं, ब्लो डाउन दे रहे हैं, और यहां पर क्या होता है, एवेपोरेशन। यहां पर क्या होता है, एवेपोरेशन। जो मोटा मोटा जो कूलिंग टावर को समझने का एक तरीका है वो ये है, मेकअप वाटर दिया, क्यों, क्योंकि एवेपोरेशन हो रहा है, केमिकल डोजिंग की, और पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए हमने कभी कभी ब्लो डाउन देते। इन चारों का ऑप्टिमाइजेशन, इनको मेंटेन करना ही बेस्ट कूलिंग टावर का खेल है, इसको मेंटेन करना। तो ये हमने मोटा मोटा बताया कि इसमें हम करते क्या हैं। अब दोस्तों आखिरी पॉइंट जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं वो है हमारा कूलिंग कैपेसिटी, जिसको कि हीट लोड भी बोलते हैं। इसको बोल रहा हूं मैं कूलिंग कैपेसिटी, जिसको मैं बोल रहा हूं हीट लोड। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि भाई हीट एक्सचेंज इसके बीच में होता है, वाटर और एयर के बीच में। तो हीट रिमूव्ड फ्रॉम दी वाटर जो इक्विवेलेंट हो जाएगी हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग एयर। तो इसमें जो है जो फार्मूला रहेगा हीट लोड कैलकुलेट करने का सिंपल, जो कि हम लोग जानते हैं एमसीपी डेल्टा टी, जो वाटर का मास फ्लो रेट होगा, उस समय सर्कुलेटिंग का मान लीजिए हमने ले लिया 20,700। सीपी जहां हम लोग जानते हैं वाटर की कितनी रहती है, ये 1000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी में हम लेते हैं रेंज हमारा कितना आया था, 6 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया एमसीपी डेल्टा टी, ये हमारा हो गया कूलिंग कैपेसिटी या हीट लोड। तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाता है 124 इंटू 10⁶ किलो कैलोरी पर आवर। अब इसको अगर हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करें तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन लोड जो रहता है वो रहता है 3024 किलो कैलोरी पर आवर। तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे इस किलो कैलोरी पर आवर को, तो ये हमारा आ जाता है 41071 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसका मतलब हो गया, इसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट टू बी रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेटिंग वाटर पर आवर इज कॉल्ड द हीट लोड बाय कूलिंग टावर। तो कूलिंग कैपेसिटी हीट लोड के बारे में बात हो गई। तो इन सब पैरामीटर्स को जो ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक डिजाइन हमें दिया होगा, हम देखेंगे डिजाइन से हमारा हीट लोड कितना चल रहा है, उस बेसिस के जो डिफरेंस होगा तो हमें उससे परफॉर्मेंस उस कूलिंग टावर की पता लग जाएगी। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको इतने पैरामीटर्स टेक्निकली डिस्कस किए, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, इसको रिव्यू कीजिए और अपने कूलिंग टावर की एफिशिएंसी और अदर पैरामीटर्स को क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि अगर वो सही चलेगा तो आपका प्लांट ऑटोमेटिकली अच्छा चलेगा। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, आगे और भी अच्छे टॉपिक्स लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।